टिवड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल 24/7 और इस वक्त हम एक विशेष शख्सियत के पास बैठे हैं जिन्हें परिचय की कोई मोहताज नहीं है और यूं कह सकते हैं कि अंत्योदय पुरुष भी उन्हें कहा जाता है, पानी वाले मुख्यमंत्री भी उन्हें कहा जाता है और संस्थापकों में से भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक श्री शांता कुमार जी के पास उनके निवास स्थान पालमपुर में हम लोग बैठे हुए हैं और विशेष रूप से जानने की कोशिश करेंगे उतार चढ़ाव राजनीति के और 5 दशकों से लगातार राजनीति करते आए और उस पार्टी को जो पार्टी शून्य से शिखर तक का सफ़र किस तरीके से तय किया, सारी बातें पूछने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद, आप पालमपुर में आए। सर किस तरीके से मौजूदा परिप्रेक्ष्य राजनीति का आप देखते हैं? बहुत दिग्गज नेता आप रहे हैं, राजनीति का इतना लंबा अनुभव आपको रहा है, इस पूरे परिदृश्य को किस तरीके से देखते हैं? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसके मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और सचमुच उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 14 से लेकर इस देश का बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। लेकिन इसके साथ ही मैं दुखी भी हूँ। दुखी इसलिए हूँ कि पूरे देश की राजनीति अवमूल्यन की तरफ बढ़ रही है। कई बार सोच कर दुख होता है, गुलाम देश की राजनीति देश के लिए थी, गुलाम देश की राजनीति केवल और केवल देश के लिए थी। लेकिन आज की राजनीति दुर्भाग्य से कुर्सी के लिए होती जा रही है और कुर्सी की राजनीति के कारण, वोट की राजनीति के कारण सिद्धांतों का विचार नहीं हो रहा, सिद्धांतों से समझौते हो रहे हैं। इस बात का मुझे बहुत दुख है। तो मैं तो जैसे 90 वर्ष का अपना जन्मदिन मना रहा था और दूसरे दिन बड़े भाई जी का स्वर्गवास हो गया, तो मैंने कहा खुशी और गम, वैसे राजनीति में भी मुझे खुशी भी है कि जिस पार्टी में कुंजा बुंजा में मैं आया था, उस पार्टी ने इस देश का बहुत बहुत काम किया, हिस्टोरिकल काम किया है। लेकिन राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है और इससे भी ज़्यादा दुख मुझे इस बात का है कि कहीं कहीं मेरी पार्टी भी सिद्धांतों से समझौता कर रही है। मुझे बहुत दुख है इस बात का। सिद्धांतों से समझौता कर रही है, ये कहना शांता जी का है। सर पिछले दौर में चलते हैं जहाँ से अंत्योदय पुरुष आपको कहा गया। एक वक्तव्य में आपका देख रहा था जब कालाहांडी में भुखमरी से लोग मरे और किस तरीके से अंत्योदय योजना की शुरुआत हुई। यशवंत सिन्हा काफ़ी नाराज़ हुए, वो कहते शांता जी आपने ये क्या कर दिया और इस तरीके से वित्तीय हालत देश की ख़राब होगी। और कालाहांडी की घटना होती है, बड़े बड़े समाचार पत्रों में वो छपता है, अंदर तक शांता कुमार जी को वो झकझोर के रख देता है। किस तरीके से पूरे वाकया को आप देखते हैं? देखिए, मैं केंद्र का मंत्री बना, खाद्य मंत्री बना और दूसरे दिन एक रिपोर्ट आई सैंपल सर्वे की कि भारत में गरीब लगभग 30 करोड़ हैं, लेकिन 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रात को भूखे पेट सोते हैं। खबर पढ़ी मैंने और थोड़ी देर के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री श्री बादल जी का टेलीफोन आया कि शांता कुमार जी आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं हमारे भंडार भरे पड़े हैं, जल्दी उठाओ सारा अनाज, हमने और प्रोक्योरमेंट करनी है। उसके बाद मैंने अपने विभाग को बुलाया तो उन्होंने कहा जी 3-4 जो अनाज पैदा करने वाले प्रदेश हैं वो सब नाराज़ हैं, वो कह रहे हैं अगली प्रोक्योरमेंट करनी है, आप अनाज नहीं उठा रहे। मैं हैरान हो रहा हूँ, एक तरफ भंडार भरे पड़े हैं, दूसरी तरफ 5 करोड़ लोग रात को भूखे पेट सोते हैं। बहुत परेशान हुआ और उस दिन मुझे खाना खाना मुश्किल हुआ।
मैंने अपनी धर्मपत्नी का संतोष खाना नहीं खाया जा रहा, मुझे अपना आप पापी लग रहा है। खैर उसके बाद मैंने एकदम विचार किया, अंत्योदय अन्न योजना बनाई कि ऐसे अति गरीब लोगों के लिए सस्ता अनाज देंगे हम। योजना बनाई, अटल जी से बात की, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि यशवंत सिन्हा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और वो सरकार में बचत करने का बहुत बड़ा अभियान ले रहे थे। अपनी जगह वो भी सच्चे थे। तो जो ही मेरी योजना मंत्रिमंडल में आई, उन्होंने विरोध किया, इतनी बड़ी योजना कैसी होगी। मैंने कहा मेरे पास अनाज है, पैसा नहीं खर्च करना। खैर ऐनी हो, उन्होंने कहा नहीं योजना पर, अब वित्त मंत्री के बिना योजना पास नहीं हो सकती थी। 3 बार मेरी योजना मंत्रिमंडल में आई, पास नहीं हुई। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे। उन्हीं दिनों क्या हुआ कि एक अखबार में खबर छप गई कि शांता कुमार गरीबों के लिए बहुत बड़ी योजना ला रहे हैं, यशवंत सिन्हा उसका विरोध कर रहे हैं। और उसके बाद तो यशवंत सिन्हा मेरे दुश्मन बन गए, वो बात ही नहीं करते थे। मैं बहुत परेशान था, बहुत परेशान रहा उन दिनों। एक दिन क्या हुआ कि अखबार आई तो उसमें आया कि काला हांडी में 15 लोग भूखमरी से मर गए। मैं नाश्ता नहीं कर सका, सीधा समय लिया, अटल जी के पास गया, अखबार सामने रखी, बड़े भावुक व्यक्ति थे, कवि थे। अखबार पढ़ी, फिर मेरी तरफ देखे, फिर अखबार पढ़ी। बहुत देर हम दोनों चुप रहे, लेकिन हम दोनों की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा अटल जी क्षमा करना, एक बात कहना चाहता हूँ। कहते कहो। मैंने कहा मैं और आप मुल्ज़म हैं, अपराधी हैं। कहले क्या मतलब? कि आप देश के प्रधानमंत्री, मैं देश का खाद्य मंत्री, अनाज के भंडार भरे पड़े हैं और लोग भूख से मर रहे हैं। चुप हो गए अटल जी। फिर मैं कहा अटल जी 4 दिन के बाद 25 दिसंबर आपका जन्मदिन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आप उद्घाटन कर रहे हैं, क्या ये अच्छा हो उस दिन आप मेरी योजना का भी उद्घाटन करें। अटल जी चुप, और अपने अंदाज में कहा ठीक है शुरू कर दो। मैंने कहा यशवंत सिन्हा जी को फ़ोन कर दो। टेलीफोन में लाया, क्या यशवंत सिन्हा, वो शांता कुमार जी की योजना है, वो भी 25 दिसंबर को उसका उद्घाटन भी होगा। टेलीफोन रख दिया। मुझे कहने लगे तैयार हो। मैंने कहा चिंता ना करो। मैं मंत्रालय में गया, अधिकारी बैठाए, रात तक बैठाए, तैयारी की, सब कुछ किया, और 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ हुई। मुझे उसका बहुत आनंद आया, और उसके कारण पूरे देश के अंदर सर यशवंत सिन्हा जी उसके बाद जो आपको मिले तो वो वाकया क्या था? उसके बाद जो ही मुझे मिले तो मुस्कुराए, कहने कि तुमने करवा लिया ये। मैंने कहा देखिए यशवंत सिन्हा जी, आपको गलतफहमी थी, ये बहुत ज़रूरी है। यार उसके बाद तो संबंध ठीक ठाक हो गए, लेकिन अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ न होती अगर अटल बिहारी वाजपेयी जैसा भावुक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री ना होता, तो मुझे बड़ी खुशी है। और उसके बाद आज तो सर वो पूरे देश में लागू है, बहुत गरीब तबका बहुत ज़्यादा लाभ 80 करोड़ लोगों को लाभान्वित कर रहा है। और भारत के किसानों के चरणों को नमन करता हूँ, जिन्होंने इतना अनाज पैदा किया है कि आज हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन मैं तो जब भी सरकार में रहा, चाहे हिमाचल में रहा, चाहे वहाँ रहा, मेरे लिए राजनीति सेवा की राजनीति थी, कुर्सी की राजनीति नहीं थी। इसलिए जीवन में कई समाया, कुर्सी छोड़ी, सत्य नहीं छोड़ा। जी। अंत्योदय योजना की बात शांता कुमार जी ने कर दी। किस तरीके से अंदर तक कालाहांडी में भुखमरी से 15 लोगों की मृत्यु होती है, वो बात झकझोर के रख देती है, और किस तरीके से इस योजना की शुरुआत होती है, और आज 80 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को उस योजना से लाभ मिल रहा है, ये हम साफ तौर पर कह सकते हैं। और ये देन सिर्फ शांता कुमार साहब की है और उस नीति की है जो इनके जहन में आई। सर अब बात करते हैं, ये बात नहीं, एक और बात बताना चाहता हूँ। वो योजना तो थी 3 रुपये 2 रुपये किलो 25 किलो अनाज देना। जो ही योजना शुरू हुई चली तो मेरे पास कुछ लोग आए, कहने लगे आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन आपको पता है इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 रुपये 3 रुपये किलो भी नहीं खरीद सकते। मैंने कहा वाकई ऐसा है।
एकदम योजना बनाई अटल जी के पास कि मैंने कहा अटल जी ऐसे लोग हैं शायद 10 से 12 हज़ार लोग, कैसे लाख करोड़ 10-12 करोड़, मैंने कहा उनको मुफ्त अनाज देना है कुछ दिन के लिए। कह रहे कर दो। मंत्रिमंडल में आए बिना अटल जी को मुझ पर इतना भरोसा था, इतना भरोसा था। चलते चलते बात की, कह लगे अनाज है ना, मैंने कहा चिंता ना करो, कहते मेरा तुम पर विश्वास है, कर दो। और हमने अन्नपूर्णा योजना शुरू की, उनको मिलेगा। इसलिए मैं एक बात कहता हूँ, मुझे एक बार किसी ने पूछा था कि आप अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और उस समय आप मंत्री थे, क्या विशेषता थी? मैंने कहा उस समय हर विभाग का मंत्री अपने विभाग का प्रधानमंत्री था। जी जी, कोई रोका टोकी थी नहीं। सर, अंत्योदय योजना की बात करी, पानी वाले मुख्यमंत्री के नाम से मशहूर है। ग्रामीण तबकों में जहां स्रोत नहीं थे, यूं कह सकते हैं पानी के, लेकिन कुछ जगहों पर स्रोत थे, लेकिन वहां पे सूखा भी पड़ता था। पानी की योजना शुरुआत की, उस धार क्षेत्र से आपने शुरुआत की जहां पर उस समय पाइपलाइन पहुंचाना काफ़ी मुश्किल था, बहुत दौर था। किस तरीके से इस योजना की शुरुआत हुई और किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मैं 19 महीने जेल में रहा था मुख्यमंत्री बनने से पहले, और मैंने जेल में वेदांत पढ़ा, स्वामी विवेकानंद पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। और स्वामी विवेकानंद जी का जो आदर्श है, नर सेवा नारायण सेवा, उससे प्रभावित हुआ। और स्वामी विवेकानंद जी का आदर्श है कि मनुष्य की सेवा ही भगवान की पूजा है। जी। तो वो मेरा आदर्श था। इससे जब मुख्यमंत्री बना तो यही सोचा, लोगों की सेवा करनी है। फिर बैठे हम, योजना बनाई कि कौन कौन काम पहले करने चाहिए। तो ये लगा कि अंत्योदय और पीने का पानी प्राथमिकता पर, तो पीने का पानी देने के लिए योजना बनाई। और जब मैं मंत्रिमंडल अपने अधिकारियों की बैठक बुलाई, मैंने कहा सबसे पहला काम पीने का पानी। तो मुझे याद है चीफ सेक्रेटरी थे टो चुआंग, मिजोरम के आर्मी से आए हुए थे, खड़े हो गए, सर ये नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री कह रहा हूँ, देयर इज नो डिपार्टमेंट। हैरान हो गया। पीने देने का पानी, पीने का पानी देने का विभाग ही नहीं था। कुछ शहरों में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पीने का पानी देता था। तो मैंने कहा यू आर चीफ सेक्रेटरी, आई एम चीफ मिनिस्टर, लेट अस फॉर्म न्यू डिपार्टमेंट। नया विभाग बना और युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया। एक मज़ेदार बात बताता हूँ, पैसे थोड़े थे, दिल्ली गया तो उस समय इस विभाग के मंत्री सिकंदर बख्श जी थे। मैं उनको पहली बार मिला, वो कांग्रेसों से हमारी पार्टी में आए थे। तो मैंने कहा पानी, ये सारी बातें कहीं। तो कहने लगे तो पैसा तो आपको जो देना था दे दिया, और तो देने। तो मैं नहीं, थोड़ा पैसा और दीजिए। कहने लगे कहाँ के मुख्यमंत्री हो आप? मैंने कहा हिमाचल के। अरे हिमाचल के तो ज़रूर पैसा दूंगा। मैं बड़ा खुश हो गया। फिर चाय आ गई, कहने लगे तुम्हें बात सुनाता हूँ। मैं जब जवान था तो एक हिंदू लड़की से मेरा प्यार हो गया, और तुम्हारी बीजेपी वाले लोग जो हैं वो मेरे खिलाफ आंदोलन करने लगे। कहने लगे ये मदन लाल खुराना जहाँ शुरू कर दिया, ये वो, और मेरा जीना हराम हो गया। तो मैं प्यार बड़ा करता था उसको, तो मैं उस लड़की को लेकर आपके हिमाचल के नाहन में जाकर के छिपा फिर ना मैंने शादी की। तो हिमाचल के लिए तो 4 करोड़ रुपए तो मैं दूंगा, जैसे तैसे होगा। फिर उनके साथ बड़ा प्यार हो गया मेरा। 2 बार हिमाचल प्रदेश में आए और मुझे खुला पैसा मिलने लगा। प्रधानमंत्री जी से मैंने बात की, और हिमाचल में युद्ध स्तर पर 500 गांव को पीने का पानी देने का कार्यक्रम दैन में हुआ था, और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई आए थे। युद्ध स्तर पर मुझे याद है मैंने कहा था सब कर्मचारियों को, ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये यज्ञ है। और मैं कहा करता था कि आदमी को जीवित रहने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक हवा और पानी। मैंने कहा हवा तो भगवान ने दे दी, अगर हवा भी सरकार ने देनी होती तो पता नहीं कितने लोगों की हवा निकल गई होती। तो पानी को प्राथमिकता दी और हज़ारों गाँव को पीने का पानी मिला। मुझे बहुत खुशी है कि विभाग के सब लोग
यज्ञ समझ करके काम करने लगे। चीफ इंजीनियर पीने के पानी के विभाग में थे। वो एक दिन कहने लगे आपके घर आना है। मैंने कहा यहीं बताओ, कहते नहीं घर आना है। घर आए, मेरे पैर छुए। मैं क्या बात है? कहने लगा काम करने का मज़ा तो अब आया, नौकरी तो जीवन भर की, लेकिन आज यज्ञ कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आता है। कहता है बहुत मज़ा आ रहा है पीने का पानी देने का। और मेरी हालत ये थी, मुझे ये पता होता था इस एक्शन ने इस महीने इतने गाँव को पीने का पानी देना है, तो मैं पूछता था उससे। तो बहुत बड़ा काम हुआ, बहुत बड़ा काम हुआ। मुझे वीरभद्र सिंह जी कई बार कहा करते थे, यार कमाल है, पीने का पानी हम दे रहे हैं, तुम्हें तो 30-40 साल हो गए, लेकिन पीने वाला पानी वाला मुख्यमंत्री तुझे कहते हैं। मैं कहा वीरभद्र सिंह जी, सबसे पहले लोगों की तकलीफ मैंने महसूस की और ये काम किया। तो मुझे खुशी है कि, और मुझे इस बात की और खुशी है कि मेरे बाद हर मुख्यमंत्री ने इस योजना को प्राथमिकता दी। और आज हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश, आज दो चीज़ें, भारत के पहाड़ी प्रदेशों में हिमाचल नंबर 1 है सड़कों के लिए और पीने के पानी के लिए। भगवान का धन्यवाद करता हूँ। सड़कों वाले मुख्यमंत्री धूमल साहब को कहते हैं, पानी वाले मुख्यमंत्री अंत्योदय पुरुष शांता कुमार जी को कहते हैं। बड़ा लंबा अंतराल जो है राजनीति का आपने देखा। राजनीति की बात करें तो एक और अंतराल, एक खबर, एक वक्तव्य में पढ़ रहा था, उस समय के चीफ सेक्रेटरी मुखर्जी साहब हुआ करते थे और शांता कुमार जी बोल्ड डिसीजन लेने के लिए माहिर थे, मतलब सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते थे। ये साफ तौर पर चर्चाएं होती थी कि शांता कुमार असूलों की राजनीति करते हैं। बहुत सारे उस जमाने आपने भी जिक्र किया, कई अखबारों में साक्षात्कार दिए, उसमें भी जिक्र हुआ कि बहुत सारे आंदोलन उस समय हुआ करते थे। मैं मौजूदा आंदोलन की जो बात कर रहा हूँ, मौजूदा जो परिप्रेक्ष्य राजनीति का देख रहा हूँ, जिस तरीके से कर्मचारी फिर से जो है हावी हुआ पड़ा है और जिस तरीके से वो अपनी बात मनवाने में लगा है, किस तरीके से सर देखते हैं मुखर्जी साहब को, आप बुलाते हैं और आप सीधा एक डिसीजन लेते हैं, नो वर्क नो पे। सिद्धांतों की राजनीति से शांता कुमार कभी समझौता नहीं करेंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश उस समय ऐसा प्रदेश था जिसमें भारत में पॉपुलेशन के मुताबिक सबसे अधिक सरकारी कर्मचारी थे, और हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश था जिसमें सबसे अधिक सरकारी कर्मचारियों की हड़तालें होती थी। हालत यहाँ तक थी कि शिमला के अधिकतर सरकारी कर्मचारी उनके सेब के बागीचे थे जी। तो जब सेब के बागीचे में काम करना होता था तो हड़ताल करवा देते थे, बगीचे में जा कर के छिड़काव करते थे, बाकी काम करते थे, वापस आते थे, समझौता होता था, पैसा मिल जाता था। तो स्ट्राइक्स केवल मांगों के लिए नहीं, तमाशा, क्योंकि बाद में वेतन मिल जाता था। तो इस प्रकार के किस विषय पर हुई, मैंने निर्णय किया कि हिमाचल प्रदेश में पानी है जो बिजली पैदा कर सकता है, और बिजली के बिना कोई देश विकास नहीं कर सकता। लेकिन पैसा ना हमारे पास है, ना केंद्र सरकार के पास है। इसलिए सिद्धांत का बहुत बड़ा निर्णय किया कि पन बिजली हाइडल परियोजनाओं के लिए हम प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करेंगे। जो ही ये निर्णय किया, पूरे देश में इसकी तारीफ हुई, लेकिन हिमाचल के सरकारी कर्मचारी नाराज़ हो गए। मैंने बुलाया उनको, मैंने कहा भाई इसका तो तुम्हारी तनख्वाह को फ़र्क नहीं, कुछ फ़र्क नहीं, ये तुम कर। कहते जी ये बनियों से आप ये काम कराएंगे तो हम क्या करेंगे। मैं कहा आप जो कर सकते हो उतना करोगे, हम और बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं। लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर। मैंने बार बार कहा आपकी तनख्वाह, आपके भत्तों पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करने से सरकारी कर्मचारी का कोई दूर का भी रिश्ता नहीं था। हड़ताल हो गई और 20 दिन से ज़्यादा बढ़ने लगी, और हिमाचल प्रदेश में कोई सरकार सरकारी कर्मचारी की मदद के बिना न बन सकती है न चल सकती है, सब जानते थे। तो मुझ पर दबाव पड़ने लगा, सारे मंत्री नाराज़, समझौता करो, जैसे तैसे करो, ये करो वो करो। मैंने कहा नहीं। मुझे याद है दिल्ली बुलाया गया मुझे, आदमी अडवाणी जी बैठे थे,
अडवाणी जी का बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन भाई सरकारी कर्मचारी के बिना हिमाचली राजनीति नहीं हो सकती। मैं कहा अडवाणी जी बात ठीक है, लेकिन वर्क कल्चर के बिना सरकार नहीं चल सकती, वर्क कल्चर के बिना कोई देश खड़ा नहीं हो सकता। खैर कहने लगे नहीं। मैंने कहा फिर एक ही इलाज है। कहने क्या? मैंने कहा आप नेता बदल लीजिए। कहते ये कैसे हो सकता? मैं कहा अगर आप नेता नहीं बदलना चाहते तो मैं तो समझौता नहीं करूंगा। मुझे याद है अडवाणी जी चुप हो गए। अरुण जेटली बैठे थे, तब वो जीवित थे। उनका मुझे वो शब्द याद है। अरुण जेटली कहने लगे शांता कुमार, दो इट इज़ वेरी गुड गवर्नेंस बट इट इज़ वेरी बैड पॉलिटिक्स। ये बहुत बढ़िया राज्य करने की नीति है, लेकिन बहुत बुरा पॉलिटिक्स है। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आई विल प्रेफर गुड गवर्नेंस कम बट मेक। नमस्कार, मैं चला आया। 29 दिन स्ट्राइक करते रहे। मैंने कहा नो नो नो, और आखिर उनको अपनी स्ट्राइक वापस लेनी पड़ी। और उसके बाद पूरे भारत के अंदर नो वर्क नो पे सिद्धांत बना। मुझे याद है कहीं कोर्ट में मामला गया था तो किसी हाई कोर्ट ने हिमाचल सरकार की तारीफ की थी। मैंने कहा सिद्धांत की राजनीति चाहिए, बिना वर्क कल्चर के देश आगे नहीं बढ़ सकता। और वर्क कल्चर लाना है तो पैसा मिलेगा काम का। मैंने कहा आपने स्ट्राइक की, आपने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, इस बात की तनख्वाह दूं आपको? नहीं नहीं, 29 दिन का वेतन नहीं दिया तो नहीं दिया। और मुझे खुशी है कि मैंने सिद्धांत की राजनीति की। सिद्धांतों की हमेशा राजनीति की है और यही कारण रहा कि शांता कुमार जी ने सत्ता भी गंवा दी। ये भी बात सर सही है। आपको बहुत लोगों ने कहा कि इस चीज़ का अगर आप ये उपयोग नो वर्क नो पे करेंगे, अगर आप कर्मचारियों से सीधे तौर पर पंगा लेंगे तो आपको सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। 2.5 साल का कार्यकाल आपका रहा। लेकिन आज वही बात मुझे याद आती है जब यहाँ पर तोड़ मरोड़ की राजनीति जो अब सामने आई है, उस समय के जो दौर था, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ जब ठाकुर रामलाल जो है वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 26 लोग आपकी पार्टी से छोड़कर दूसरे खेमे में चले गए थे। उसमें बड़े बड़े नाम थे, ठाकुर कौल सिंह थे, गुलाब सिंह ठाकुर थे, जो जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ते हैं लेकिन फिर दूसरी तरफ पाला बदल कर चले जाते हैं। वो भी एक दौर था। देखिए, दो बातें बताना चाहूँगा। एक तो नो वर्क नो पे के बाद जो चुनाव हुआ, मुझे उस वक्त कहा सबने कि अगर अगला चुनाव हार जाओगे। मैंने कहा मुझे पता अगला चुनाव मैं हार जाऊंगा। अगला चुनाव जब हम हारे तो सब ने कहा कि इसके कारण हारे हैं। तो मैंने एक बात कही थी जो प्रेस में आई थी। मैंने कहा देखिए, एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है, सम डिफीट्स आर मोर ग्लोरियस देन विक्ट्रीज। तो मैं क्यों हारा? सिद्धांत पर खड़ा रहा। मैं बिका नहीं, मैंने गलत काम नहीं किया, तो इसलिए उस हार का मुझे स्वाभिमान है। जो आपने दूसरी बात कही, दल बदल, दिल्ली में परिस्थिति बदल गई थी, इंदिरा गांधी दोबारा आ गई थी तो भयंकर दल बदल होने लगा। और मुझे कहा गया कि भाई कोशिश करो, कुछ करो, जैसे तैसे विधायकों को रखो, कुछ को मंत्री बनाने का वायदा दो, कुछ को पैसा वैसा करो। मैंने कहा देखिए, मैं इस तरीके से सरकार नहीं बचाऊंगा। लंबी कहानी, लंबा भी था। कभी एक जाता था, कभी दूसरा जाता था। उन दिनों मजाक था, प्रेस वाले मिलते थे, कहते थे आज क्या क्या स्कोर है, कितने गए आज। मुझे वो दिन याद है, मैं अपने घर में बैठा हुआ था, 2 मंत्री, एक हमारे मित्र और सोलन ब्रूरी के मालिक श्री कपिल देव सारे आए। कह लगा चिंता ना करो, 8 विधायकों का इंतजाम हमने कर लिया। ये उनकी लिस्ट है, जब कहो ये 8 आपके चरणों में आ जाएंगे। और जब ये 8 आ जाएंगे कांग्रेस से टूटकर, तो आपकी पार्टी से कोई बाहर नहीं जाएगा। मैं चुप। हमारे एक मंत्री कह लगे आप चुप क्यों हो, सरकार नहीं बचाना चाहते? मैं फिर चुप। सोलन ब्यूरी के मालिक कहने लगे कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ,
5-5 लाख में काम हो गया, केवल 40 लाख में ये सारा काम हो गया। मैं फिर चुप, सब नाराज। चाय आ गई थी, कोई पी नहीं रहा था। कहते बताते क्यों नहीं? मेरे मुंह से निकला सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मैं जिंदा मांस का व्यापारी नहीं हूँ। कहने क्या मतलब? खरीदूंगा नहीं। कहने का सरकार, मैंने कहा सरकार भाड़ में जाए। इतने नाराज हुए, चाय नहीं पी। और एक मंत्री ने जाता है आप जाओ। बाद में मैंने कहा आपका मतलब ये था कि जाओ भाड़ में? कहते हाँ यही मतलब था। सब चले गए। शाम के समय 3 लोग और चले गए, मैं अल्पत में रह गया। मैं गवर्नर के पास गया, त्याग पत्र दिया, मालूड़ पर शोर बच गया। मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया। मैं घर पहुंचा तो पत्रकार मेरे घर पर दे दिया त्याग पत्र। मैंने कहा अल्पमत में हो गया, मैंने कहा था जो ही मेजोरिटी नहीं रहेगी त्याग पत्र दे दूंगा, दे दिया। कहने लगे अब क्या कर रहे हो? मैंने कहा सिनेमा देखने जा रहा हूँ। कह लगे अरे भाई आज तो मजाक मत करो। बड़ा समाचार पत्रों में छपा कि मुख्यमंत्री त्याग पत्र देते हैं और एक मुख्यमंत्री ऐसे भी हैं जो त्याग पत्र देखने के बाद सिनेमा घरों में जाके फिल्म देखते हैं। क्या लगे आज तो मजाक मत करो। मैंने कहा मजाक नहीं, बहुत को वो टिकट आ गए हैं, ये 2 मंत्री मेरे साथ चल रहे हैं, अगर आपको चलना चलो। और मैं सीधा गया, सिनेमा देखा। जुगनू पिक्चर लगी थी जी, बहुत मजा आया। कारण क्या है? देखिए कारण क्या है, मैंने अपना कर्तव्य पालन किया। उसके बाद जो मुझे भगवान ने दिया मैंने उसको सेलिब्रेट किया। सर जुगनू फिल्म देखने के बाद जब आप दिल्ली गए थे तो आडवाणी साहब ने पूछा था कैसी लगी फिल्म? नहीं, आडवाणी साहब का दूसरे दिन सुबह टेलीफोन आया, अखबार में खबर छप गई। आडवाणी ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ा मजा आया। कैसी थी पिक्चर? मैंने कहा बहुत बढ़िया थी, आप भी देखिए। जी बहुत सारे रोचक किस्से और बहुत ज़्यादा राजनीतिक का अनुभव जो है वो शांता कुमार अपने आप में रखते हैं। एक नाम ही बहुत काफ़ी है, संस्थापकों में से एक, और यहीं से। और पालमपुर एक ऐसी धरती है जहाँ से राम मंदिर की यूँ कह सकते हैं कि एक नींव भारतीय जनता पार्टी ने, इस प्रगति मैदान सामने धौलाधार की पहाड़ियों के नीचे बसा ये पालमपुर, और यहीं से वो नींव राम मंदिर की रखी गई थी। बहुत बड़े बड़े लोग उस में शामिल थे, शांता कुमार जी भी शामिल थे। आज भव्य राम मंदिर और खुद प्रभु श्री राम विराजमान है। इस पूरे परिदृश्य को किस तरीके से शांता कुमार जी थे? मैं हिमाचल प्रदेश भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष था जी। दिल्ली में मुझे श्री कृष्ण लाल शर्मा जी हमारे बड़े निकटस्थ मित्र थे और हिमाचल के इंचार्ज थे, जनरल सेक्रेटरी थे। कह लगे शांता कुमार बात सुनो, अगली वर्किंग कमेटी की मीटिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है और वो हिमाचल में करनी है। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, हम शिमला भी योजना बनाते हैं। कहते नहीं शिमला में नहीं, पालमपुर में। मैं कहा कृष्ण लाल जी, ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी की मीटिंग पालमपुर में, इतनी जगह लोगों को ठहराने की कहाँ हुई? क्या लगे मुझे कुछ पता नहीं, ये तुम भी कर सकते हो, वहाँ करनी है। मैं कहा करनी है तो करनी है। खैर मैं पालमपुर आया, कार्यकर्ताओं से बात की, सब लोग हैरान परेशान। पालमपुर छोटे से स्थान पर अटल जी जैसे नेताओं को कहाँ ठहराएंगे? खैर जो भी हुआ, हमने तैयारी की। और वो दिन ऐसे थे जब हर कार्यक्रम के लिए पैसा कार्यकर्ताओं को स्वयं इकट्ठा करना पड़ता था। आज की तरह की हालत नहीं थी। कई लाख रुपए इकट्ठे किए और अटल जी से लेकर सब लोग यहाँ पर आए, उनको वहीं पर हमने। हाँ, एक मैं बात विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, मैं श्री वीरभद्र सिंह जी को मिला। मैं कहा वीरभद्र सिंह जी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझ पर डाली है, आपका सहयोग चाहिए। उन्होंने हाथ मिलाया कि नहीं चिंता मत करो, हर प्रकार का सहयोग। मैं कहा जो सरकार की एकोमोडेशन वहाँ पर है, सेशन हाउस है, ये वो सारा आपको मिल जाए। बिल्कुल मिल जाएगा। वीरभद्र जी ने बहुत मदद की मेरी उस सारे मामले में। तो सब लोगों को हमने वहाँ पर ठहराया और मीटिंग की भवन में विजय, भाजपा की जो मीटिंग हुई थी भवन का क्या नाम है? हाँ,
ग्राउंड के साथ हाँ है रोटरी भवन, रोटरी रोटरी भवन। रोटरी भवन एकमात्र स्थान उसको पालमपुर में था। रोटरी भवन के अंदर दरी बिछाकर उस पर बैठ करके अटल जी अडवाणी सारे बैठे थे और वहाँ वो पहला प्रस्ताव पास हुआ था जिसमें कहा गया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बनता हम चैन से नहीं बैठेंगे। और मुझे आज भी याद है प्रस्ताव पेश किया था अडवाणी जी ने और सबसे पहले वक्ता थे अटल जी, और अटल जी ने शब्द कहा था कि अब हम इस सारे काम को अपने हाथ में लेंगे और जब तक राम मंदिर नहीं बनता तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तो राम मंदिर बनाने का संकल्प 500 सालों के बाद जो राम मंदिर अयोध्या में बना, उसको बनाने का संकल्प पालमपुर में लिया गया था। और जब संकल्प लिया गया तो मैं उस सारे कार्यक्रम का आयोजन कर रहा था। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ जो संकल्प लिया उस संकल्प के मुताबिक आज अयोध्या में राम मंदिर बनकर पूरे विश्व को एक नया संदेश दे रहा है। जी, पूरे विश्व को नया संदेश दे रहा है। मौजूदा राजनीति सर, जिस तरीके से आपके वक्तव्य हमने पढ़े कि अब सिर्फ कुर्सी की लड़ाई रह गई है, सिद्धांतों की लड़ाई नहीं है, सिर्फ कुर्सी की खींचाखची के बीच सिर्फ काबिज होना महत्वपूर्ण हो गया है। वो हार्डकोर कांग्रेसी, बहुत दिग्गज या यूं कहें दिल से जुड़े हुए जनसंघी, संघी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब वो रहा नहीं। जो मौजूदा दौर की राजनीति देखते हैं, अब पाला बदलने वाली स्थिति आन पड़ी है। जिस तरीके से परिदृश्य हिमाचल प्रदेश का मौजूदा है उसे देखते कुछ ऐसा ही लगता है। जिस तरीके से हाल हिमाचल प्रदेश के हैं, कोई इस खेमे में जा रहा है, कोई इस खेमे में जा रहा है। 40 के आंकड़े के साथ कांग्रेस स्थिर है, लेकिन अभी भी कांग्रेस के साथियों में ये डर है कि कहीं अभी भी ना पासा पलट जाए। पासा पलटते पलटते रह गया। राज्यसभा के जो चुनाव हुए उसमें हर्ष महाजन साहब पूर्ण तरीके से वो कांग्रेसी थे, वीरभद्र के दाहिने हाथ कहा जाता था। भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनते हैं और उसके बाद राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होते हैं। वहाँ से उथल पुथल शुरू हो जाती है। उस उथल पुथल में कांग्रेस खेमे के कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को का साथ देते हैं, प्रत्याशी का साथ देते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी के जो हैं वो सिपे सालार या सिपाही बने हुए हैं। क्या कुछ समझते हैं सर इस पूरे परिदृश्य? देखिए, मैं 17-18 वर्ष की आयु का था जी जब मैं भारतीय जनसंघ के काम में आ गया था। जी। आज जीवन के 90 वर्ष पूरे करके 91वें वर्ष में बैठे हुए मैं मुड़ करके देखता हूँ और जब सोचता हूँ कि जब मैं पार्टी में आया तो पार्टी के पास क्या था? पार्टी के पास कुछ भी नहीं था। पुलिस की लाठियां, आंदोलन करो तो जेल, चुनाव लड़ो तो जमानत जब्त, इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन 3 बातें हमारे पास थी। एक समर्पित कार्यकर्ता, देशभक्ति की भावना और ईमानदारी की राजनीति। केवल इन 3 बातों के कारण उस वक़्त की दुनिया की सबसे छोटी पार्टी को भारत की जनता ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया जी। और कुछ हमारे पास नहीं था। इसलिए मैं ये कहता हूँ अपनी पार्टी के लोगों को भी, मैंने अपनी आत्मकथा लिखी है, उसमें भी आखिर ये बात कही है कि मेरी तरफ से तो ये बात है, मैं भगवान से अपने जीवन के अंतिम इच्छा यही व्यक्त करूंगा कि मेरी पार्टी जिन सिद्धांतों को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बने, उस सिद्धांतों को मेरी पार्टी ना छोड़े। बाकी राजनीति तो कलुषित हो गई। बिल्कुल राजनीति केवल और केवल कुर्सी के लिए हो गई। कहीं कहीं मेरी पार्टी भी समझौता कर रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पार्टी किसी प्रकार का समझौता करे। देखिए आज क्या परिस्थिति है, मैंने कहा था
आदरणीय प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था। मैंने कहा आज अगर श्री जयप्रकाश नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जगत प्रकाश नड्डा और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी घोषणा करें, हम अपनी पार्टी की तरफ से ही ऐलान करते हैं कि कहीं पर भी दल बदल से सरकार नहीं बनाएंगे, दल बदल में शामिल नहीं होंगे। सरकार बनाएंगे तो वोटों से, ना छल से, ना कपट से, ना नोटों से। एक आज घोषणा करो तो 5% वोट हमारा और बढ़ जाएगा। लोग ईमानदार हैं, नेता बेईमान हैं। सर दल बदल लोग बेईमान नहीं। दल बदल तो हो रहा है, मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, खींचातानी। मैं कह रहा हूँ, मैं हमारी पार्टी में भी हो रहा है। दुर्भाग्य, ये नहीं होना चाहिए। मैं सारे राजनीतिक नेताओं को कहना चाहता हूँ, ये वोट की राजनीति बंद करो, देश बर्बाद हो जाएगा। वोट की राजनीति बंद करो, देश बर्बाद हो जाएगा। भगत सिंह जैसे लोग क्या ऐसे देश के लिए फांसी के फंदों पर झूले थे? जिस देश में लाखों का चुना हुआ नेता खुलेआम नीलाम होता है, खुलेआम नीलाम होता है। मुझे याद है राजस्थान में दल बदल हो रहा था, तो एक दिन शायद वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तो एमएलए का भाव 1 करोड़ से ऊपर हो गया। ओहो, मैंने अखबार में कहा था कि मेरा तो दिल टूट गया। जनता के चुने हुए नुमाइंदे, लाखों के चुने नुमाइंदे, वो खुलेआम नीलामी में बिकते हैं। ये दृश्य बड़ा भयानक है, बहुत भयानक है। स्वर्ग में बैठे हुए गांधी, नेहरू और भगत सिंह आंखों से आंसू बहा रहे होंगे। देश के सभी राजनेताओं से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इस छल कपट को बंद करो, राजनीति को सिद्धांतों पर खड़ा करो, तभी देश आगे बढ़ेगा। जी, सिद्धांतों पर राजनीति को खड़ा करो। शांता कुमार जी का साफ संदेश अपनी ही पार्टी के, अपने ही नेताओं को, ये 2 टूक शब्दों में। और सिद्धांतों से कभी शांता कुमार जी ने समझौता नहीं किया। यही कारण रहा कि 2 बार सत्ता में आते हुए भी सत्ता हाथ से चली गई। लेकिन सिद्धांत जो है वो अड़िंग रहे, सिद्धांतों पर अड़िंग रहे हमेशा। सर, एक सवाल मेरे जहन में जो है वो अब आ रहा है, और जिस तरीके से शांता कुमार सन 1992 में जब मुख्यमंत्री थे, उस समय कर्ज नहीं था, और लगभग अगर मैं बात करूं तो 92 में 10,000 के करीब जो है वो कर्ज था। आज कर्ज की जो सीमा है वो 86,000 कुछ करोड़ रुपए जो है वो हो चुकी, 1000 करोड़। लगभग जिस तरीके से अभी अंतराल 1.25 साल का सरकार को हुआ है, जितना जयराम साहब की सरकार ने 5 वर्ष में ऋण लिया था वो ये 1.25 साल में ले चुके हैं। और दूसरी तरफ 1 लाख करोड़ का आंकड़ा बहुत जल्द पार कर लिया जाएगा। आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश इतना समृद्ध है कि जो भी सरकार ये भविष्य में बनेगी, 1,00,000 करोड़ का ये जो 1,00,000 करोड़ का ये जो 1000 करोड़ का ऋण है, इसको वो चुकता कर पाएगी? इतने संसाधन हिमाचल प्रदेश के पास नहीं है। पर्यटन पर वो निर्भर रहता है, दूसरे संसाधनों में इतना इजाफा हुआ नहीं कि कहाँ से उसकी भरपाई हो। क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, दुर्भाग्य इस देश का ये है कि भ्रष्टाचार और फजूल खर्ची के कारण बहुत सी राज्य सरकारें दिवालियेपन के कगार पर आकर के खड़ी हो गई। आपने जैसे कहा कि मुझे थोड़ा थोड़ा समय मिला, लेकिन एक बात याद रखिए, मेरी अवधि बहुत कम रही जी, लेकिन मेरी उपलब्धि बहुत शानदार है जी, बहुत शानदार है। अभी पिछले हफ्ते भारत सरकार ने हिमाचल को सम्मानित किया। किस बात के लिए? हाइडल पावर के लिए जी। और ये हाइडल पावर कब शुरू हुई? मेरे वक्त में। मैंने प्राइवेट सेक्टर को लाया जी। और सर, विरोध बहुत हुआ। मैंने उस वक्त कहा था कि मेरे हिमाचल का पानी पानी नहीं है, ये बिजली पैदा करने का रॉ मटेरियल है, हमें इसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। रॉयल्टी सर आपने दिलाई थी। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी जी, लेकिन रॉयल्टी लेकर के नया काम, बहुत बड़ा काम मैंने किया। पानी
सिर्फ बिजली पैदा करने के काम में प्राइवेट सेक्टर को लाने का काम मैंने किया। तो मेरी अवधि बहुत थोड़ी रही, लेकिन मेरी उपलब्धि बहुत शानदार है, बाकियों के मुकाबले बहुत बहुत ज़्यादा। जी। तो यही मैं कह रहा हूँ कि मैं जब भी रहा तब पहली बात है कि भ्रष्टाचार नहीं नहीं नहीं, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूँगा। सब जगह मैसेज लोगों को हो गया, फजूल खर्च